वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दी अनदर पार्ट ऑफ पॉलिटी सीरीज़। ये पार्ट हमारा 4 है पॉलिटी सीरीज़ का, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और आपने अगर बाकी 1 2 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके एक बार चैनल पर देख लें। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सारे क्वेश्चंस वही हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव हो। बस लेवल थोड़ा एडवांस होता चला जाता है अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम। और अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर लें तो क्वेश्चन इसी टाइप के ही आते हैं। बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट थोड़े से जो उसका लेवल होता है वो थोड़ा टफ़ कर दिया जाता है, बट क्वेश्चन होते इसी टाइप के हैं। हिस्ट्री सीरीज़ भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चैनल पे हिस्ट्री सीरीज़ भी आएगी, तो वो भी उसका भी पार्ट 1 आ चुका है। और कल से चैनल पर आपको मॉर्निंग में पॉलिटी सीरीज़ की एक वीडियो देखने को मिलेगी और इवनिंग में आपको हिस्ट्री सीरीज़ की एक वीडियो देखने को मिलेगी। सो इससे आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आप भूलें ना। स्टार्टिंग में इसलिए बोलती हूँ ताकि आप भूलें नहीं और आप उस चीज़ को कर दें, उससे आप ही का बेनिफिट होगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 76 क्या है। इनिशियली, फॉर हाउ लॉन्ग प्रेसिडेंट रूल कैन इम्पोज इन ए स्टेट। दैट मीन्स प्रेसिडेंट रूल जो लगता है, प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल होता है हमारा। स्टेट इमरजेंसी का जो हमारा आर्टिकल होता है वो आर्टिकल होता है हमारा आर्टिकल 356। इसे क्या कहते हैं? स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 356। हमारे यहाँ कितने तरह की इमरजेंसीज़ होती हैं? 3 तरह की इमरजेंसीज़ होती हैं। नेशनल इमरजेंसी, ओके, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 356। आर्टिकल भी साथ साथ याद करते चले जाइएगा। आर्टिकल पे एक सेपरेट वीडियो आएगी, बट मैं आपको फिर भी बताती चले जाती हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे उस टाइम पर। आर्टिकल 356 किसके लिए? हमारा स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल हमारे इमरजेंसी के स्टार्ट कहाँ से होते हैं? आर्टिकल 352 से। आर्टिकल 352 होता है हमारा नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 होता है नेशनल इमरजेंसी। 356 होता है हमारा स्टेट इमरजेंसी, ओके। और 360 होता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक इंडिया में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कौन सी इमरजेंसी नहीं लगी है? वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक एक भी बार इंडिया में नहीं लगी है। आर्टिकल 360 इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब तक नहीं लगी है इंडिया में। कौन सी इमरजेंसी नहीं लगी है? फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक इंडिया में नहीं लगी है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया? स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 356। और बहुत से लोगों को इसका आंसर पता ही होगा कि प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इन ए स्टेट। दैट मीन्स स्टेट इमरजेंसी कितने महीने तक की लग सकती है? 6 महीने तक की, 6 मंथ, फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। कितने तक की लग सकती है? प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इन ए स्टेट, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, एंड मंथ कितना होता है उसका? 6 मंथ्स। ए इज़ द राइट आंसर। 6 मंथ्स इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट फ्रिक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। राज्यसभा का टर्म कितने ईयर का होता है? राज्यसभा का जो टर्म होता है वो होता है 6 ईयर्स का। ये क्वेश्चन आपको जामिया के लॉ के पेपर में 2018 के पेपर में देखने को मिल जाएगा। 2018 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, 2020 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन कि राज्यसभा मेंबर्स की जो टर्म होती है वो कितने ईयर की होती है। तो कितने ईयर की होती है? 6 ईयर की होती है। कितने ईयर की होती है? 6 ईयर की होती है। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले कराया है, इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लैट प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएगा। अब मैं आपको साथ साथ एविडेंसेस भी देती चली जाऊँगी कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, और क्लैट में कम से कम 2 या 3 साल रिपीट हुआ है। इलाइट में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको,
ये आपको जामे का पेपर में भी देखने को मिलेगा। बी ऑनर्स का पेपर उठा लीजिए आप जामे का, पॉलिटिकल साइंस का, या लॉ का उठा लीजिए प्रीवियस ईयर, आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो वीडियोस हम लेकर आते हैं ये ऐसे ही लेकर आते हैं, बहुत रिसर्च के बाद क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं, बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस इसीलिए होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है राज्यसभा मेंबर जो रिटायर होते हैं 2 साल के बाद, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, उनका फ्रैक्शन क्या होता है, कितना फ्रैक्शन होता है? उसका फ्रैक्शन होता है 1/3। बी इज़ दी राइट आंसर। राज्यसभा का टर्म क्या होता है? 6 ईयर का होता है, 6 ईयर का होता है, लेकिन हर 2 साल पे आफ्टर एवरी 2 ईयर रिटायर किए जाते हैं, रिटायर किए जाते हैं कितने मेंबर? 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा। एवरी 2 ईयर, आफ्टर एवरी 2 ईयर 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड। और टोटल टर्म कितने ईयर का होता है? वो होता है 6 ईयर्स का, 6 ईयर्स का। इसकी एज कितनी होती है अब राज्यसभा की? राज्यसभा की एज चलिए अब आप लोग बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में तो आपको दिख ही जाएगी कि क्या होती है क्या नहीं होती है, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपके लिए कि राज्यसभा मेंबर्स की एज कितनी होती है। राज्यसभा एंड लोकसभा भी जोड़ देते हैं यहाँ पे। राज्यसभा एंड लोकसभा मेंबर्स जो होते हैं उनकी एज कितनी होती है, मिनिमम एज जो होती है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए राज्यसभा और लोकसभा में क्वालिफाई करने के लिए, वो आप बताएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है? बी, 1/3 फ्रैक्शन इज द राइट आंसर। 1/3 फ्रैक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The idea of liberty, equality and fraternity in the preamble are borrowed from the constitution of which country? अब मैंने आपको कहा था कॉन्स्टिट्यूशन पे भी आगे वीडियो आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन पे वीडियो लेकर हम आएंगे तब आपको एक चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें बोरो की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज से बोरो की गई हैं। ओके, तो अब यहाँ पे पूछा गया आइडिया जो लिया है हमारा लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी का, जो प्रियम्बल में मेंशन है। प्रियम्बल अगर आपको याद नहीं है तो कर लीजिए, अच्छी बात होती है, हमारे देश का प्रियम्बल है तो उसे याद करना अच्छी बात है। एनसीईआरटी की बुक्स पे तो आपको सबसे पहले प्रियम्बल ही नज़र आएगा, और प्रियम्बल इतना बड़ा है भी नहीं। प्रियम्बल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझिए भी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे कहना क्या चाहता है। तो प्रियम्बल में मेंशन है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी वर्ड। ठीक है, अब ये तीनों जो टर्म हमने ली है प्रियम्बल में, जो हमने बोरो करी है, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से की है? सो द राइट आंसर इज ए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी आर बॉर्ड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। ये JMI के लैंग्वेज के पेपर में पूछा गया है। बी ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज, बी ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज। ठीक है, BLLB में पूछा गया है, BLLB में पूछा गया ये क्वेश्चन। और साथ साथ बताती चलूँ, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया है, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया है, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया यही क्वेश्चन, यही वाला। ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं या इस वीडियो PDF में या पुरानी वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब आए हुए हैं एग्ज़ाम में, ये सब पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन क्लैट में भी पूछा गया है, इलाइट में भी पूछा गया है। ठीक है, क्लैट में, इलाइट में, एमसेट में, जो महाराष्ट्र का होता है ना लॉ एग्ज़ाम, महाराष्ट्र में जो होता है वहाँ भी पूछा गया है। आपको और कितने बताऊँ, वैसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी और बोरोड कहाँ से? प्रियम्बल में बोरो करा है कहाँ से? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। आगे चैनल पर
जनरल नॉलेज की भी अलग से सेपरेट वीडियो आने वाली है और जनरल साइंस की भी सेपरेट वीडियो आने वाली है। जामिया का फॉर्म कैसे फिल करते हैं स्टेप बाय स्टेप वो भी वीडियो आएगी। आपको सब कुछ देखने को मिलेगा चैनल पर, सब कुछ, इन्फॉर्मेशन से लेकर मोटिवेशन से लेकर के स्टडी, सब कुछ यहीं भी देखने को मिलेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अबॉलिश द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा ये अमेंडमेंट। सो इसका अमेंडमेंट क्या है? ये अभी ही हुआ है ये अमेंडमेंट। हर साल नहीं कह सकते, मतलब जब भी लोकसभा लोकसभा में लोग चुने जाते थे, लोकसभा में हर साल कितने नॉमिनेशन होती थी एंग्लो इंडियन की? टू एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट चुनते थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा के लिए, ठीक है। वही राज्यसभा में कितनों की होती है नॉमिनेशन? 12 की होती है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस की होती थी। अब इसको अबॉलिश कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन से अमेंडमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अबॉलिश करा गया है नॉमिनेशन एंग्लो इंडियंस का लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में। तो ये अभी ही हुआ है जल्द। इसका आंसर होगा डी, 104th अमेंडमेंट। 104th अमेंडमेंट एक्ट में अबॉलिश किया गया है नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू दी लोकसभा एंड दी लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नोट है आपके लिए, अब देखते हैं वो क्या है। देखें, बिटवीन 1952 एंड 2020 2 सीट आर रिजर्व्ड इन दी लोकसभा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था। कौन करते थे? प्रेसिडेंट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि 1952 से लेकर के 2020 तक 2 सीट रिजर्व्ड रहती थी लोकसभा में एंग्लो इंडियंस की। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा दैट मीन्स लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फ्रॉम द मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो 2 सीट इनकी कम्युनिटी से बिल्कुल रिजर्व रहती थी। कब से? 1952 से चला रहा था, 2020 तक ऐसा हुआ है। उसके बाद क्या देखते हैं आगे, देखिए। दीज 2 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ऊपर कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें नॉमिनेट करते थे ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर किसकी एडवाइस पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइस पर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो अमेंडमेंट पूछा गया था ना, यहाँ पे वो वाली बात आ रही है अब। In January 2020, the Anglo-Indian reserve seat in the Parliament and State Legislature of India were abolished by 104th Constitutional Amendment Act 2019। जनवरी 2020 में एंग्लो इंडियन की जो रिज़र्व सीट होती थी पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया में वो अबॉलिश कर दी गई 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंग्लो इंडियन कमेटी से 2 रिज़र्व सीट जो उनकी होती थी वो अबॉलिश कर दी। अब इनका नॉमिनेशन नहीं होगा, जुड़ो इनकी रिज़र्व सीट्स होती थी ना वो हटा दी गई हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें नहीं लिया जाएगा लोकसभा में कुछ भी, लेकिन अब जो बिल्कुल लेना ही वाला कॉन्सेप्ट था ना कि नहीं इनकी रिज़र्व सीट है तो ये तो 2 लोग आएंगे ही आएंगे, अब वो वाला प्रोविज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हटा दिया है। और इलेक्ट कौन करते थे इन्हें? नॉमिनेट कौन करते थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस पर। किसके एडवाइस पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइस पर इन्हें नॉमिनेट किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, what is the number of items in 12th schedule added by 74th amendment of the constitution? अब देखें, यहाँ पर 12th schedule के बारे में बताया गया कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 12th schedule जो है वहाँ पर कितने नंबर ऑफ आइटम ऐड करे गए हैं 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। अब आपको इससे पता चल गया कि 12th स्केड्यूल कौन सी अमेंडमेंट में आया है। 12th स्केड्यूल आया है 74th अमेंडमेंट में। 12th स्केड्यूल आया कब? 74th अमेंडमेंट में। इससे आपको एक और क्वेश्चन पता चल जाता है कि अगर कभी किसी क्वेश्चन पेपर पूछ ले
कि 12th अमेंडमेंट कौन से 12th स्केड्यूल कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुआ है, तो ऐड हुआ है 74th अमेंडमेंट में। इतनी बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए, इतने एफर्ट्स इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत भी ना पड़े, आपको यहीं सुनते सुनते ही याद हो जाए। इसीलिए आपको इतने ज़्यादा एफर्ट्स के साथ पढ़ा रही हूँ मैं, इसीलिए बोलती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल में। आप पे इतनी मेहनत कर रही हूँ तो एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। सो देखते हैं क्या कह रहा है। 12th स्केड्यूल एडेड बाय 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद हो गया आपको कि अब 12th स्केड्यूल कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुआ है, 74th अमेंडमेंट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स, कितने नंबर ऑफ आइटम्स ऐड किए गए थे 12th स्केड्यूल में 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। सो राइट आंसर है सी 18। 18 नंबर ऑफ आइटम्स आर एडेड इन 12th स्केड्यूल 74th अमेंडमेंट। और 12th स्केड्यूल है किसके लिए, 12th स्केड्यूल है हमारी नगर पालिका के लिए। 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 12th स्केड्यूल किसके लिए, नगर पालिका के लिए। अब इसमें पूछा गया कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने ऐड हुए थे, तो वो थे 18। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हुआ, सी इज़ दी राइट आंसर। 18 इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। Which among the following schedules is related to the responsibilities of municipalities? इनमें से कौन सा स्केड्यूल है जो रिलेट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। अब देखें, मैंने तो आपको ऊपर ही बता दिया इसका आंसर, म्यूनसिपैलिटीज़ और नगर पालिका। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12th स्केड्यूल। 12th स्केड्यूल। 9th स्केड्यूल किसके लिए है, लैंड रिफॉर्म के लिए। लैंड रिफॉर्म के लिए, लैंड रिफॉर्म के लिए 9th स्केड्यूल है। 10th किसके लिए है, एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th स्केड्यूल। ओके। 11th स्केड्यूल क्या है, पंचायती राज। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 11th स्केड्यूल। 9th स्केड्यूल लैंड रिफॉर्म। 10th स्केड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। स्केड्यूल्स पे भी हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। स्केड्यूल और पार्ट्स जो भी हैं, जितने भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और आर्टिकल्स, इस पे एक पूरी सेपरेट वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको ये सारी अपडेट आगे मिलती रहे। इसलिए नहीं करा सकते सारे स्केड्यूल और आर्टिकल्स एक ही वीडियो में, मतलब अभी पढ़ाते पढ़ाते साथ में ही जितना हो सकता है आपको उतना बता देती हूँ, क्योंकि आर्टिकल और स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हैं। स्केड्यूल तो 12 ही हैं पर आर्टिकल बहुत हैं, तो उन सबको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी और वो वीडियो भी पार्ट्स में ही होगी ताकि आपको इतना ज़्यादा बर्डन ना पड़े। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा स्केड्यूल रिलेट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, वो है 12th स्केड्यूल। और मैंने आपको साथ में 9, 10 और 11 भी बता दिया। 9, 10, 11, 12 आपको यहाँ पे चारों याद हो जानी चाहिए, वो भी लगातार। अब 8th स्केड्यूल भी याद रख लीजिए। 8th स्केड्यूल किसके लिए होता है, 8th स्केड्यूल होता है लैंग्वेजेस के लिए। लैंग्वेजेस के लिए 8th स्केड्यूल होता है लैंग्वेजेस के लिए। 9 होता है लैंड रिफॉर्म के लिए। 10th होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th होता है पंचायती राज और 12th होता है म्यूनसिपैलिटीज़। ओके, यहीं पर आपको 12 में से तो यहीं आपको 8 to 12 ये मैंने याद करा दिए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द राइट्स ऑफ citizenship of certain person of Indian origin residing outside of India। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल डील करता है राइट्स के लिए सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कौन सा आर्टिकल डील करता है सिटीजनशिप, उनके राइट्स, सिटीजनशिप के राइट्स है जो इंडियन ओरिजिन के बाहर रहते हैं। अब इंडियन ओरिजिन के बाहर जाने का मतलब ये नहीं है ना कि आपके राइट्स आपको नहीं दिए जाएंगे, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपसे ले लिए जाएंगे बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि आप इंडिया के बाहर रह रहे हैं। नहीं, आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो आपके पास सारी पावर है। आप चाहे कहीं भी चले जाएं, आप इंडियन हैं, आपके पास वो सारी पावर्स रहेंगी। तो अब वो कौन सा आर्टिकल डील करता है इस चीज़ से, वो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल। यहाँ पे देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए हमारी। पहले एडिशनल देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर बताती हूँ आपको।
देखें यहाँ पे पूछा गया है ना सिटीजनशिप, सर्टेन पर्सन सिटीजनशिप, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल डील विद द सिटीजनशिप। तो हमारे जो सिटीजनशिप जितने भी हैं वो उसमें कौन से आर्टिकल में बताए गए, 5 to 11। सिटीजनशिप के जो राइट्स होते हैं, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, वो कौन सा कितने आर्टिकल डील करते हैं, आर्टिकल 5 to 11 आर्टिकल्स डील करते हैं हमारे राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 to 11 डील राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 to 11 डील राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। अब 5 to 11 आपको पता चल गया कि आर्टिकल 5 to 11 डील करता है किससे, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप से। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 8 राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, उनके राइट्स की कौन देखभाल करता है, किस आर्टिकल के तहत होता है, वो होता है आर्टिकल 8 के तहत। और सिटीजनशिप का आर्टिकल क्या है, सिटीजनशिप का आर्टिकल है 5 to 11 पार्ट 2 पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11। ओके, मैंने आपको यहाँ पे पार्ट भी याद करा दिया कि कौन सा पार्ट है। एग्ज़ाम में कितनी बार पार्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से पार्ट में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है ये, ऐसा भी पूछ लिया जाता है, या फिर आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि कौन से आर्टिकल में आता है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In context of our constitution, the date of 13 December 1946 is known for which of the following? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो डेट है 13 दिसंबर 1946, नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किस उससे जाना जाता है इनमें से दिए गए ऑप्शन से। 13 दिसंबर 1946 इज द सेकेंड सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया था। ओके, 13 दिसंबर 1946। अब यहाँ पे आपका रिवीजन करा दूँ मैं आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप कब हुई थी, 1946 में। कब हुई थी सेटअप, 1946 में। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये अच्छे से पढ़ाया है, नहीं देखी जिसने वो जाके देख लें, एक बार विजिट कर लें प्लेलिस्ट पर, ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब सेटअप हुई थी, 1946 को। पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी। और तब नॉन परमानेंट जो थे प्रेसिडेंट वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, और परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए थे 13 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो यहाँ पे पूछा गया है कि 13 दिसंबर 1946 को किस उससे जाना जाता है, तो ये इसका आंसर होगा डी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया किसने था। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था, तो वो किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड 13 दिसंबर 1946 को कैसे जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड। अब वो दिया किसने था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप याद रखा करिए, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन याद करा देते हैं, और यहीं पर साथ साथ याद करते चलिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड, ठीक है, 13 दिसंबर 1946। और किसने दिया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड शॉर्टेस्ट टेन्योर। ये क्वेश्चन आपको BA LLB के पेपर में देखने को मिलेगा, जामिया के 2020 के BA LLB के 2020 के क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
BA ऑनर्स के BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलेगा, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलेगा। BA के जितने कोर्सेज हैं ना जहाँ में कि आपको अक्सर वहाँ ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये क्वेश्चन आपको क्लैट में देखने को मिलेगा, जो लॉ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, क्लैट में देखने को मिलेगा, इलाइट में देखने को मिलेगा, इलाइट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है PDF बनाकर आपको रिकॉर्डिंग करने में, रिकॉर्ड वगैरह करके अपलोड करने में, क्योंकि जो हम क्वेश्चन लेकर आते हैं वो ऐसे ही नहीं लेकर आते कि कुछ भी देख के वो कर दिया, नहीं। जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं एग्ज़ाम में उसी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल लेकर आ रहे हैं, ताकि आपके लिए हेल्प हो। किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अगर कोई UPSC के लिए या CSC SSC के लिए या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, तो उनको ये बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए ना। तो वहाँ पे थोड़ा एडवांस हो जाता है क्वेश्चन का लेवल, बट क्वेश्चन होते इसी टाइप के हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से प्रेसिडेंट थे इंडिया के जिनका सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था, तो वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। B इज़ दी राइट आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, अगर कभी किसी भी क्या बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं जिनकी डेथ जो हुई है वो ऑफिस में ही हुई है। कहाँ हुई है? ऑफिस में ही हुई है, दैट मीन्स ऑन ड्यूटी हुई है डेथ। कौन है वो भी कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी डेथ कहाँ हुई थी? ऑफिस में ही हुई थी। इनकी डेथ कहाँ हुई थी? ऑफिस में ही हुई थी इनके। और ये ही थे हमारे शॉर्टेस्ट टेन्योर वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। B इज़ दी राइट आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ दी राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स गारंटी पर्सनल फ्रीडम? इनमें से कौन सी रिट है जो गारंटी पर्सनल फ्रीडम प्रोवाइड कराती है? वो है हमारी हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, मैंने आपको कहा था रिट्स पे भी एक सेपरेट वीडियो आएगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको बार बार कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा टाइम लग रहा है मैनेजमेंट करने में, टाइम मैनेजमेंट करने में, बट ऐसा नहीं है कि चैनल पे नहीं आएंगी चीज़ें, आएंगी। अभी थोड़ा चैनल न्यू है, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट कोई बात नहीं, सब सेट हो जाएगा धीरे धीरे। सो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें। इसका आंसर क्या है? हेबियस कॉर्पस। C इज़ दी राइट आंसर। कौन सा रिट गारंटी पर्सनल फ्रीडम देता है? वो देता है हेबियस कॉर्पस। अब यहाँ पर हेबियस कॉर्पस का मतलब जान लेते हैं। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? यू मे हैव दी बॉडी, यू मे हैव दी बॉडी, यू मे हैव दी बॉडी, ये इसका मतलब होता है, यू मे हैव दी बॉडी। ये सब आपको, इन सब के अलग अलग मीनिंग भी होते हैं और अलग अलग इनका जो होता है वो पर्पस होता है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको अच्छी तरह कराऊंगी जब रिट्स पे एक सेपरेट वीडियो आएगी। अब इसका पर्पस क्या होता है हेबियस कॉर्पस का? हेबियस कॉर्पस का पर्पस होता है टू रिलीज ए पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। अनलॉफुली अगर किसी को डिटेन किया जाए, जैसे कि पुलिस ने अगर किसी को बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया है या कोई भी ऐसी इनवैलिड तरीके से अरेस्ट करा है, चाहे वो प्राइवेट कस्टडी हो प्रिजन, वेदर इन प्रिजन और प्राइवेट कस्टडी, मतलब कि वो जेल में हो या प्राइवेट कस्टडी में हो किसी की, अगर अनलॉफुली डिटेन करा है तो हम हेबियस कॉर्पस के सहारे के साथ उसको कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ओके, तो इसका पर्पस ये होता है और मीनिंग होता है यू मे हैव दी बॉडी। रेट्स की सेपरेट वीडियो में और अच्छे से समझाएंगे इस चीज़ को, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसका आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? C, हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब इस पर भी सेपरेट वीडियो आएगी तो कैसे कैसे लिया था, कहाँ कहाँ गए थे, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पैसे लगे थे, डिज़ाइन किसने करा था, कहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था, ओरिजिनली किसका कितने मेंबर्स थे वहाँ पे जब लॉन्चिंग के टाइम पे, सब कुछ आपको डिटेलिंग में अच्छी तरह बताया जाएगा जब सेपरेट वीडियो आएगी। तो थोड़ा टाइम लगेगा उसे बनाने में, लेकिन आएगी, थोड़ा सा इंतज़ार करें इस चीज़ पे।
तो पॉलिटी सीरीज़ और हिस्ट्री सीरीज़ तो ऐसी डेली अपलोड होती रहेंगी वीडियोस, और अब साथ में जनरल साइंस की वीडियोस भी आना स्टार्ट हो जाएंगी थोड़े टाइम में, और आपको देखने को मिल जाएगी जनरल साइंस की या जनरल नॉलेज की भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। पर जो इनकी सेपरेट वीडियोस हैं उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो भी चैनल पर आएंगी, इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा था, कि कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो लिया है हमने। हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, हमने कौन सी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, वो लिया है हमने आयरलैंड से लिया है हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। डी इज़ दी राइट आंसर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कमिटी रिकमेंडेड फॉर पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़? कौन सी कमेटी रिकमेंड करी गई थी पेनल्टी और पनिशमेंट के लिए जो नॉन परफॉर्म करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, उनके लिए? वो थी हमारी कौन सी कमेटी थी? वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कौन सी कमेटी में आई थी? वो आई थी हमारी सरवन सिंह कमेटी में। अब यहाँ पे जो कमेटी बनाई गई थी, जो कमेटी रिकमेंडेड फॉर ए पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो कमेटी वो भी कौन सी? वो भी है सरवन सिंह कमेटी। सरवन सिंह कमेटी में ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटी इंट्रोड्यूस करी गई थी 42nd अमेंडमेंट में। और कौन सी कमेटी थी? सरवन सिंह कमेटी। 42nd अमेंडमेंट 1976, 42nd अमेंडमेंट 1946, सरवन सिंह कमेटी। और यहाँ पर भी फॉर पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके लिए भी कौन सी कमेटी थी? सरवन सिंह कमेटी। तो आपको यहाँ पर जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो याद कर लिया करें, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इस पर भी सेपरेट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहती हूँ उस पर भी सेपरेट क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें भी इस टाइप में आगे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं जिन्हें कहते हैं उन पे भी क्वेश्चंस बना दूंगी, ताकि आप लोग भूलें नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा हमारा सी इज़ दी राइट आंसर। सरवन सिंह कमेटी इज़ दी राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी जिससे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? सो सी इज़ द राइट आंसर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The word cabinet is mentioned in which article of the constitution? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कैबिनेट वर्ड है, कैबिनेट वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, कैबिनेट। द वर्ड कैबिनेट इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से आर्टिकल में कैबिनेट वर्ड जो है वो मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे 350, 352। आर्टिकल 352 कौन सा था हमारा? मैंने अभी ऊपर पढ़ाया आपको आर्टिकल 352। ये आंसर नहीं है, मैं आपको ऐसे ही रिवाइज करा रही हूँ। आर्टिकल 352 कौन सा था हमारा? आर्टिकल 352 था हमारा नेशनल इमरजेंसी। कौन सी इमरजेंसी है? आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 356 कौन सी इमरजेंसी है? स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 360 कौन सी इमरजेंसी है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 कौन सी इमरजेंसी है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पे पूछा गया है दी वर्ड कैबिनेट। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारा? दी वर्ड कैबिनेट इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कैबिनेट वर्ड कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन है? वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है हमारा बी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 352 और सब आर्टिकल 3। आर्टिकल 352 और सब आर्टिकल 3 में कैबिनेट वर्ड यूज़ करा गया है। आर्टिकल 352 एंड सब आर्टिकल 3 कौन सा वर्ड कैबिनेट कौन सी आर्टिकल में यूज़ किया गया है?
आर्टिकल 352 सब आर्टिकल 3, आर्टिकल 352 एंड सब आर्टिकल 3, बी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 352 एंड सब आर्टिकल 3 इज़ द राइट आंसर। इसमें कौन सा वर्ड यूज़ करा है? कैबिनेट, कैबिनेट, कैबिनेट कौन से आर्टिकल में यूज़ करा गया है वर्ड? 352 सब आर्टिकल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ईयर इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन से ईयर में फॉर्मेशन हुआ था राज्यसभा की पहली बार? इन विच ईयर? मैंने लोकसभा का आपको प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी, लोकसभा बनके तैयार कब हुई थी, ईयर क्या था, डेट क्या थी, मैंने आपको सब बताया था। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे रिवाइज़ करा देती हूँ लोकसभा के बारे में। 13 मई 1952 को हमारी लोकसभा की पहली सिटिंग हुई थी। फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा कब हुई है हमारी? 13 मई 1952, 13 मई। और बन के तैयार कब हुई थी हमारी लोकसभा? 17 अप्रैल 1952 को हमारी लोकसभा बन के तैयार हो गई थी, पर सिटिंग हुई थी 13 मई को। सिटिंग हुई थी, फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? 13 मई को। ये आपका हो गया रिवीजन कि लोकसभा कब बन के तैयार हुई थी और कब पहली सिटिंग हुई थी। फर्स्ट सिटिंग वाला तो आपको बहुत सारी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, लॉ एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, जामिया के पेपर में देखने को मिलेगा, एमयू में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूछा गया, ये तो हमने लोकसभा का रिवीजन कर लिया, पर क्वेश्चन क्या कहता है? रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से ईयर में फॉर्मेशन हुई थी राज्यसभा की पहली बार? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सो द राइट आंसर इज 1952। राज्यसभा की भी फॉर्मेशन कब हुई है? 1952 को। राज्यसभा की भी फॉर्मेशन कब हुई है? फर्स्ट टाइम कब हुई फॉर्मेशन राज्यसभा की? 1952 को। और द राज्यसभा हेल्ड इट फर्स्ट सिटिंग ऑन May 13 May 1952। फर्स्ट सिटिंग ऑफ राज्यसभा भी कब हुई है? फर्स्ट सिटिंग ऑफ राज्यसभा भी हुई है May 13, 1952 को। फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा फॉर द फर्स्ट टाइम 1952। आपको ईयर पता चल गया। डेट क्या थी? 13 मई 1952। लोकसभा की भी डेट क्या है फर्स्ट सिटिंग की? 13 मई 1952। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्केड्यूल वॉज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा स्केड्यूल ऐड करा गया था? अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि ओरिजिनली हमारे कितने स्केड्यूल थे? 8 स्केड्यूल हमारे ओरिजिनली थे। कितने थे? 8 स्केड्यूल हमारे ओरिजिनली थे। 8 स्केड्यूल हमारे कितने थे? ओरिजिनली थे। अब इन्होंने कहा है फर्स्ट अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सा स्केड्यूल ऐड करा गया। जब 8 ओरिजिनली थे तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा अमेंडमेंट का? तो वो होगा हमारा 9th। कौन सा नंबर होगा वो हमारा? 9th। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अभी फर्स्ट लिखा है कि पहली अमेंडमेंट में कौन सा स्केड्यूल जोड़ा गया था, वो था हमारा 9th, क्योंकि 8 तो हमारे ओरिजिनली थे। तो सो सी इज़ दी राइट आंसर। अब 9th स्केड्यूल क्या था मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ ऊपर। सी वीडियो में साथ साथ मैं आपको कितने सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ ताकि आपके लिए ही इजी रहे, और क्वेश्चन बार बार रिवाइज कराने का मतलब यही है ताकि आपका प्रीवियस भी रिवीजन होता रहे साथ साथ। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, जिससे आपके लिए ही प्लस पॉइंट रहता है कि आपको वो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और भी याद हो जाए, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहें, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी पूछा जाए आपको वो क्वेश्चन अच्छी तरह पता हो कि कैसे हैंडल करना है। तो 9th जो हमारा स्केड्यूल है वो किसके लिए था? हमारा लैंड रिफॉर्म के लिए। लैंड रिफॉर्म के लिए 9th स्केड्यूल किसके लिए था? हमारा लैंड रिफॉर्म के लिए। 8th स्केड्यूल ओरिजिनली थे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट अमेंडमेंट में कौन सा स्केड्यूल जोड़ा गया था? 8 के बाद आता है 9, तो 9th स्केड्यूल। अब 9th स्केड्यूल किससे रिलेट करता है? लैंड रिफॉर्म से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which article of the Constitution empowers the President to proclaim a financial emergency? अब मैंने आपको ये भी बता रखा है ऊपर, फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 360। यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल ही पूछा गया है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है, 360। आर्टिकल 356 क्या है, ये स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 356 कौन सी है हमारी, स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 360 कौन सी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। कौन सी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। आपको यहीं पर मैं एक चीज़ को इतनी बार रिवाइज करा रही हूँ कि अब तक तो आपको इमरजेंसीज अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए, क्योंकि यहीं पर आपको इतनी सारी क्वेश्चंस मैंने ऊपर भी आपको ऊपर ही बता दिए थे कि कितने तरह के हमारी इमरजेंसीज होती हैं, कितनी होती हैं। कितनी बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमारी इमरजेंसीज कितनी टाइप की होती है, कि 3 तरह की। हमारी इमरजेंसी कितनी टाइप की होती है, 3 तरह की, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। और आर्टिकल भी अब आपको सबके आर्टिकल्स पता हैं कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए है। ओके, तो आर्टिकल 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who can hear the first appeals from the orders and judgments for the district court, additional district courts and other subordinate courts? कौन सुनता है इनकी अपील, जजमेंट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं तो उनकी अपील्स कौन सुनता है। यहाँ पर देखें क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, या फिर दे रखा है या तो दोनों या फिर दोनों में से कोई भी नहीं, या फिर ओनली वन और या फिर ओनली 2। सो राइट आंसर इज बी, ओनली 2। इनकी अपील कौन सुनता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इनकी जो ये जजमेंट होती है, उनकी जजमेंट पे किसकी नज़र रहती होती है, हाई कोर्ट की। ओनली 2 इज़ दी राइट आंसर। ओके, ओनली 2 इज़ दी राइट आंसर। और लोअर कोर्ट को जब कोई डेथ पेनल्टी देते हैं तो किससे कंफर्म करना होता है, मस्ट बी कंफर्म हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कंफर्म करना बिल्कुल मस्ट होता है। अगर ये किसी को डेथ पेनल्टी दे रहे हैं, मतलब कि मौत की सज़ा सुना रहे हैं अगर किसी को, तो वो हाई कोर्ट से कंफर्म करना लोअर कोर्ट के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ओनली 2 इज़ दी राइट आंसर, हाई कोर्ट इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम अंडर द ज्यूरिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कौन से हाई कोर्ट के अंडर आता है, ठीक है। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट, आंसर इज कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट। अंडमान एंड निकोबार कौन से उसकी हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, वो आता है कोलकाता हाई कोर्ट के। कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर आता है अंडमान एंड निकोबार। कौन से हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज द फैमिली कोर्ट एक्ट इनैक्टेड। कौन से ईयर में फैमिली कोर्ट एक्ट इनैक्ट हुआ था, द आंसर इज, सो द राइट आंसर इज 1984। बी इज द राइट आंसर। इन विच ईयर वॉज द फैमिली कोर्ट एक्ट इनैक्टेड, कौन सा ईयर है, 1984 में फैमिली कोर्ट एक्ट इनैक्ट हुआ था, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर बलवंत राय मेहता कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द वर्क फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन से ईयर में बलवंत राय मेहता कमेटी को अपॉइंट करा गया था एग्जामिन करने के लिए वर्क ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, द ईयर इज, सो द राइट आंसर इज सी 1957।
बलवंत राय मेहता कमेटी में ही हमारा थ्री टायर सिस्टम कौन सी कमेटी में आया था हमारा? बलवंत राय मेहता कमेटी में। बलवंत राय मेहता कमेटी को 1957 में अपॉइंट करा था एग्जामिन करने के लिए वर्क फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन? कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है? सो राइट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली ही एक ऐसी ओनली यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना खुद का ओन हाई कोर्ट है। दिल्ली में हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी और स्टेट कोर्ट भी। ओके, तीनों दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दैट मीन्स इट्स ओन हाई कोर्ट कहाँ पर है? यूनियन दिल्ली कोर्ट में। दिल्ली में तीनों है हमारे यूनियन। पहली यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे इसको सेपरेट इसका हाई कोर्ट मिला हुआ है बिकॉज ऑफ क्योंकि दिल्ली कैपिटल है इंडिया की। दिल्ली में ही आपको सुप्रीम कोर्ट भी देखने को मिलेगा, हाई कोर्ट भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी। तो तीनों कोर्ट दिल्ली में हैं। ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन? दिल्ली इज़ दी राइट आंसर। किससे कौन सी यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपना खुद का ओन हाई कोर्ट है? वो है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज दी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? कौन से ईयर में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुई थी? वो है ईयर, द राइट आंसर इज बी 1992। 1992 इज़ दी राइट आंसर। कौन से ईयर में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुई है? वो हुई है हमारी 1992 में। बी इज़ दी राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? कौन अपॉइंट करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को? यहाँ पे पूछा गया है स्टेट के बारे में। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? वो करते हैं हमारे गवर्नर। सी इज़ दी राइट आंसर। सी इज़ दी राइट आंसर। कौन अपॉइंट करते हैं हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन को? स्टेट पूछा गया यहाँ पे, स्टेट। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करिए हमेशा। यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन पूछा गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नहीं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो वो कौन अपॉइंट करते हैं? स्टेट का गवर्नर। कौन अपॉइंट करते हैं? ये हमारा गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर होगा? सी इज़ दी राइट आंसर। गवर्नर इज़ दी राइट आंसर। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसी के साथ साथ हमारी सीरीज़ के पूरे 100 क्वेश्चन कवर होते हैं। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारे पूरे 100 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अब हमारे कितने कवर करने हैं? हमें 400 क्वेश्चन कवर करने हैं। हिस्ट्री सीरीज़ भी साथ साथ आती जाएगी, वो भी देखते चलिएगा। जनरल साइंस की वीडियोस भी जल्द अपलोड होना शुरू हो जाएंगी और जनरल नॉलेज की भी। साथ ही साथ लीगल मैगजीन, कॉन्स्टिट्यूशन पे अलग से सेपरेट वीडियो, आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल पे अलग से सेपरेट वीडियो, बहुत सारी अपडेट्स आना बाकी हैं। काम हो रहा है उन चीज़ों पे, तो इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए, कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ और आपको चाहिए, कोई वीडियो चाहिए या कोई इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं आप, कोई कंप्लेन है या अच्छी लगी वीडियो या जो भी है, आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग डिफेक्शन? ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था और अभी ऊपर भी जब मैं आपको स्केड्यूल बता रही थी तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था। इस क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे पूछा गया है डिफेक्शन मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ वाला पूछा जा रहा है कि कौन सा स्केड्यूल है। तो आपको बहुत बार रिपीट करा चुकी हूँ। 10th स्केड्यूल, बी इज़ द राइट आंसर। 10th स्केड्यूल इज़ द एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th स्केड्यूल इज़ द एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th स्केड्यूल इज़ द एंटी डिफेक्शन लॉ। ये आपको बहुत बार करा चुके हैं, अब तक आपको याद भी हो चुका होगा। यहाँ पे यही पूछा गया है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी इज़ द राइट आंसर। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं इसीलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ इस क्वेश्चन के। वीडियो स्किप नहीं करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन हर एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।